स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में वो फैसला कुन मरहला होता है, वो मार्का होता है जिसकी बेस पर उसकी सालाना तैयारी की जजमेंट होनी होती है। लिहाजा इसमें किसी भी किस्म की कोताही को नहीं बरता जा सकता, अदरवाइज उसकी पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आज की ये वीडियो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है और आज की इस वीडियो में मैं उन चंद बातों को आपके सामने लेकर आया हूं जिन अहम बातों का आपने अपने एग्जाम्स वाले दिन और एग्जाम से पहले खास ख्याल रखना है। आज की इस वीडियो में जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, आपने उन पॉइंट्स को जहन नशीन करना है, उन्हें याद रखना है और उन पर अमल दरामद भी करना है। कहते हैं इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप अपनी तैयारी करने में नाकाम हो जाते हैं, अगर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते तो आप दरअसल नाकामी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। एटलीस्ट एग्जाम से पहले आप अपनी प्रेपरेशन तो अच्छी करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे उन्हें हम शुरू करते हैं। जी, पहला पॉइंट है, पेपर शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें और दुआ का एहतमाम जरूर करें। देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पेपर वाले दिन हर बच्चा ज़हनी तौर पर परेशान होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है। सो टू गेट योरसेल्फ कंपोज्ड, अपने आप को पुरसकून करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर से पहले जो 5-10 मिनट आपको मिलते हैं उसमें आप दुआ करें अपने पेपर के लिए, ठीक है, और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दूसरा अहम पॉइंट, सबसे पहले अपना रोल नंबर मुकर्ररा जगह पर लिखें, क्योंकि आपके पेपर में आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होनी है, आपकी जो शनाख्त है, वो आपका रोल नंबर है। और आपकी जो एग्जाम शीट आती है उसमें 2 तरह से बल्कि 3 तरह से आपको रोल नंबर लिखने का कहा जाता है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डिजिट्स की फॉर्म में लिखना होगा, यानी नंबरिंग की सूरत में लिखना होगा, और उसी के नीचे उन्होंने बबल शीट दी होती है, तो आपने उन्हीं डिजिट्स के बबल भी फिल करने हैं। फिर उससे थोड़ा नीचे जहां पर नाम और फादर नेम आता है उसके नीचे आपको कहा जाता है कि रोल नंबर लिखें वर्ड्स की सूरत में, यानी अल्फाज की सूरत में। तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप उसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर एग्जाम की जो आंसर शीट है उसके पहले सफ़े के बाद दूसरा सफ़ा, वहाँ पर भी आपने अपना रोल नंबर तहरीर करना है, डिजिट्स की सूरत में भी और अल्फाज की सूरत में भी, यानी हिंसों में भी और अल्फाज में भी। लेकिन आपने अपना रोल नंबर मखसूस जगह के अलावा, उस मुकर्ररा जगह के अलावा कहीं और नहीं लिखना, सिर्फ उसी जगह अपना रोल नंबर लिखना है। तीसरा पॉइंट है, सिर्फ अटेंडेंस शीट पर अपने दस्तखत लाजमी करें। पेपर के अंदर कहीं पर भी अपने दस्तखत या नाम ना लिखें। जी, ये बहुत अहम पॉइंट है। आपने अपना नाम सिर्फ फ्रंट पेज पर लिखना है, ठीक है, जहां पर पूछा गया है राइट योर नेम, ठीक है, और फादर्स नेम, ठीक है, अपना नाम और फादर का नाम, और उसी तरह अंदर वाला जो सफ़ा है वहां पर भी योर नेम एंड योर फादर्स नेम। इसके अलावा पेपर में किसी भी सफ़े पर अपना नाम, ठीक है, अपने शहर का नाम, अपने इदारे का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना। और यह आपने क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आपने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करनी होती पेपर में, आपने जस्ट अपना रोल नंबर लिखना है, वही आपकी शनाख्त है, वही आपकी आइडेंटिटी है। इसके अलावा आपने अपना नाम नहीं लिखना। चौथा पॉइंट है, पेपर शीट के दोनों अतराफ मार्जिन लगाएं। सादा मार्जिन लाइन काफ़ी है, लेकिन अगर आप पेपर को जाज़िबे नज़र और नुमाया बनाना चाहते हैं तो डबल मार्जिन लाइंस लगाएं, ठीक है। आपको आंसर शीट पहले ही दे दी जाती है बोर्ड में, ठीक है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है 5-10 मिनट बाद। अगर आपको आंसर शीट अपनी ऑब्जेक्टिव शीट से 5 मिनट पहले मिल गई है तो कोशिश करें उस वक्त को ज़ाया ना करें, उसको यूटिलाइज करें। आप उसमें अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, ठीक है, लिखने के बाद और बबल फिल करने के बाद आप मार्जिन्स की तरफ आएँ,
ठीक है, और अपने शीट के दोनों इतराफ में मार्जिन लगाएं। ठीक है, सिंगल मार्जिन भी ड्रॉ कर सकते हैं, डबल मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। डबल मार्जिन कैसे ड्रॉ करना है, इसके लिए यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अपने मार्कर को कट लगाकर भी डबल मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर प्रेजेंटेशन के ऊपर डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। पॉइंट नंबर 5 है, पेपर लेते ही सवालात गौर से पढ़कर हर सवाल के लिए वक्त मुकर्रर कर लें ताकि नज़रसानी के लिए वक्त निकल सके। जी, आपने अपने पेपर को डिवाइड करना है, टाइम को एलोकेट करना है कि कौन से सवाल को कितना टाइम आपने देना है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं उसमें और कितना टाइम रिक्वायर्ड है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ये आपने एक दफ़ा पूरे पेपर की स्किमिंग करके, पूरे पेपर की स्कैनिंग करके, एक दफ़ा उसे गौर से पढ़ के फिर आपने टाइम एलोकेट करने के बाद फिर आपने पेपर शुरू करना है, और इस अंदाज में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है कि एंड पर आपके पास 10 से 15 मिनट लाजमी बचें। देखिए स्टूडेंट्स, हर इंसान गलती का पुतला है। कहते हैं टू एरर इज़ ह्यूमन। इंसान गलती कर बैठता है, चाहे वो जितना मर्जी खुद को परफेक्ट समझता हो। इसीलिए आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो फ्लो में कई सारी ऐसी मिस्टेक्स आप कर देते हैं जिन्हें बाद में एग्जामिनर्स पॉइंट आउट करते हैं और आपके नंबर्स डिडक्ट करते हैं। तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने पेपर में 10 से 15 मिनट लाजमी बचाएं एंड पर अपने पेपर को रीड आउट करने के लिए, और आप देखेंगे कि उन 10 से 15 मिनट में आपको कई सारी ऐसी मिस्टेक्स नज़र आएंगी जो कि शायद बाद में आपके नंबर कटवाती, तो आप उन्हें पहले ही उन 10 से 15 मिनटों में दुरुस्त कर सकते हैं, इससे पहले कि आपकी आंसर शीट एग्जामिनर के हाथ में जाए और वो नंबर्स काटे आपके। तो आप उन गलतियों का इदराक और दुरुस्तगी पहले से ही खुद कर लें। ठीक है, आप अपनी मिस्टेक्स की करेक्शन खुद लगाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने पेपर के एंड पे 10 से 15 मिनट लाजमी बचाएं ताकि आपके 10 से 15 नंबर्स भी बढ़ सकें। पॉइंट नंबर 7 इज, कमरा इम्तिहान में कलाई घड़ी, पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड और रोल नंबर स्लिप ज़रूर साथ लेकर जाएं। जी, रिस्ट वॉच लाजमी लेकर जाएं क्योंकि सम टाइम्स एग्जामिनेशन सेंटर्स में वॉल क्लॉक नहीं अवेलेबल होती, हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो आपने अपनी घड़ी लाजमी लेकर जानी है और कोशिश करें उसको टेबल पर रखें। ठीक है, ताकि बार बार आपको अपनी कलाई ऊपर करके वक्त देखना ना पड़े, आपके सामने ही वक्त आपको नज़र आ रहा हो। फिर पानी की बोतल लाजमी लेकर जाएं। ठीक है, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अमूमन कहा जाता है कि हर 40 से 45 मिनट बाद आप पानी लाजमी पिएं, तो आपने पानी की बोतल लेकर जानी है। फिर ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड अगर लेकर जाना है तो ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड लेकर जाएं, क्योंकि जो दूसरा क्लिपबोर्ड होते हैं अक्सर उन्हें कमरे इम्तिहान में ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। कुछ सेंटर्स में लेकर भी चले जाते हैं, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ जो इम्तिहानी मराकिज़ होते हैं वहाँ पर आप क्लिपबोर्ड नहीं लेकर जा सकते। अगर लेकर जाना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड लेकर जाएं, और ज्योमेट्री बॉक्स भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और रोल नंबर स्लिप लाजमी लेकर जाएं क्योंकि रोल नंबर स्लिप चेक की जाती है। जी, पॉइंट नंबर 8 है, सवालिया पेपर पढ़ने के बाद मुख्तसर सवालात को मुंतखब करने के लिए निशान लगा लें। स्टूडेंट्स, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पहले से ही निशान लगा लें कि किन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएं उन्हें साथ साथ निशान लगाते जाएं कि ये सवाल आपने अटेम्प्ट कर लिया है, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस में से कोई अटेम्प्ट करना है। तो ये दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है, मेरे मुताबिक दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप जैसे जैसे अटेम्प्ट करते जाएं साथ साथ निशान लगाते जाएं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे ये जो पंजाब बोर्ड्स के जितने भी पेपर्स होते हैं, आपको पता है ऑब्जेक्टिव के बाद यानी MCQs पेपर के बाद जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके सारे पार्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है आपने।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स पर जाना है और फिर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स पे जाना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 या 4 के पार्ट्स को आपस में मिक्सअप नहीं करना। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये एग्जामिनर्स को कंफ्यूज करती है, एग्जामिनर्स को इरिटेट करती है। तो इस मिस्टेक को आपने अवॉइड करना है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके पार्ट्स को सबको एक साथ ही अटेम्प्ट करो। पॉइंट नंबर 9 इज जवाब लिखने से पहले सवाल का नंबर और पार्ट सवालिया पर्चा से देखकर लिखें। अपनी मर्जी से सवाल की नंबरिंग ना करें जी। मिसाल के तौर पे अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, Q2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और आगे उसका पार्ट 5। ये नहीं लिखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अपने मुताबिक नंबरिंग नहीं करनी है आपने सवाल को वही नंबर देना है जो नंबर उसको सवालिया पर्चा पर दिया गया है। यानी क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन को जो नंबरिंग दी गई है आपने अपनी आंसर शीट पर भी उसको वही नंबरिंग देनी है, खुद से नंबरिंग नहीं करनी, अदरवाइज आपके वो मार्क्स ज़ाया हो जाएंगे। आपका पेपर चेकिंग के दौरान, ठीक है, वो रॉन्ग आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर वाली नंबरिंग ही आंसर शीट पर आपने देनी है। पॉइंट नंबर 10 इज अच्छी स्टेशनरी, पेन, मार्कर, स्केल या पॉइंटर का इस्तेमाल करें जी, बहुत ज़रूरी है। देखें, साल में एक ही मरतबा आपके सालाना इम्तिहानात, बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं और उसमें अगर आप 8 पेपर तो होते हैं, लेकिन इस बार आपको पता है कोविड की वजह से मैट्रिक के जस्ट 4 पेपर्स हैं, इंटर के जस्ट 3 पेपर्स हुए हैं तमाम ग्रुप्स के। तो देखें, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, इन पेपर्स के लिए तो ख़ास तौर पर आपको थोड़े से पैसे खर्च करने चाहिए और अच्छी स्टेशनरी इस्तेमाल करनी चाहिए। पेन वो लेकर जाएं जिस पर आपकी रवानी हो, जो फ्लो में हो, ठीक है, जिस पर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो। मार्कर अच्छा वाला लेकर जाएं, ठीक है। आप अगर स्केल या पॉइंटर लेकर जा रहे हैं तो एक बड़ा वाला स्केल भी लेकर जाएं, ठीक है। ब्लैक या ब्लू पॉइंटर, ब्लैक या ब्लू पेन, ब्लैक या ब्लू मार्कर, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बबल्स फिल करने के लिए आप ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन लगाने के लिए भी ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पेपर पर कहीं पर भी ब्लैक या ब्लू मार्कर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको ये दोनों कलर के मार्कर्स अलाउ होते हैं, ठीक है। ग्रीन और रेड अलाउ नहीं होता, रेड क्योंकि पेपर मार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जामिनर्स जो हैं आपका पेपर रेड पेन से मार्क करते हैं और जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो ग्रीन से रीचेक करते हैं। लिहाजा आपने पेपर में रेड और ग्रीन कहीं पर इस्तेमाल नहीं करना, ब्लैक या ब्लू इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अच्छी इंक लेकर जाएं। देखें, आपके पेपर का आंसर शीट का जो कलर है वो वाइट होता है, उस पर डार्क पेन से लिखें, ठीक है। जो इंक हो वो अच्छी कंपनी की इंक लेकर जाएं, ठीक है, क्योंकि कंट्रास्ट बनना चाहिए, वो एस्थेटिकली अच्छा लगता है आपका पेपर। और वैसे भी आपका पेपर जब मार्क होना है तो वो तकरीबन आपके एग्जाम्स के 1 महीने बाद मार्क होगा। और ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही फीकी जो इंक होती है उससे अपना पेपर सारा लिखाएं और 1 महीने तक वो वैसे ही और ही बुरा लगे और ही उस सफ़े से इंक गायब होती जाए। तो आप अच्छी इंक इस्तेमाल करें, अच्छी स्टेशनरी लेकर जाएं। पॉइंट नंबर 11 इज इक्तबास और तारीफ को वैन में लिखें। यानी जो अहम बातें हैं, कोटेशंस लगा रहे हैं, डेफिनेशंस हैं, उन्हें आप इन्वर्टेड कोमास में लिख सकते हैं, ठीक है। उन्हें आप हाईलाइट करें, उन्हें आप मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं या आप इन्वर्टेड कोमास मार्कर के साथ दे सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चंस में कुछ अहम बातें होती हैं,
कुछ मोटी मोटी बातें होती हैं, कुछ अहम पॉइंट्स होते हैं जो आप एग्जामिनर को दिखाना चाहते हैं, नुमाया करना चाहते हैं कि ये पॉइंट आपने याद किया है, या कोई फार्मूला हो सकता है, कोई यूनिट हो सकता है, उसे आप मार्कर के साथ लिखें। ठीक है, कोई नंबरिंग हो सकती है। पॉइंट नंबर 12 इज अपने पेपर के अहम नकात के नीचे मार्जिन लाइंस लगाएं, जिससे मुम्तहिन समझेगा कि आपने पेपर की तैयारी बेहतर अंदाज से की हुई है। जी वही बात कि आपके पेपर के आपके क्वेश्चन आंसर्स के जो अहम पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करें। वो चाहे आप उन्हें मार्कर से लिख दें, चाहे उनके नीचे लाइन लगा दें, या अगर डेफिनेशंस या कोटेशंस हैं तो आप उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं। मकसद है उसे हाईलाइट करना ताकि वो एग्जामिनर को क्लियरली नजर आए कि आपने इन चीजों को याद किया है। पॉइंट नंबर 14 इज इमला की अगलात और कटिंग से गुरेज करें। अक्सर बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर बैठते हैं, ठीक है, डिक्टेशन की काफ़ी गलतियां होती हैं, तो इमला की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि आपने अपने पेपर को रट्टा तो लगाया हुआ है, ठीक है, अपने जवाबात को रट्टा तो लगाया हुआ है, लेकिन आपने स्पेलिंग नहीं पूरे साल में अच्छी तरह से याद किए। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है, डिक्टेशन की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर वो गंद ना मचाएं। अक्सर बच्चे यूं 3-4 लाइनें लगा के उसको काट देते हैं, वो इंतहाई बुरा लगता है। एक तो गलती कर बैठे हैं, ऊपर से उस पर गंद मार के उसको और नुमाया कर रहे हैं आप, ठीक है। वो ऐसे ही है कि किसी साफ सी जगह पर कोई थोड़ा सा कचरे का ढेर पड़ा हो और आप उसको नुमाया कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर लाइनें लगाकर उसको क्रॉस करके उसके ऊपर गंद मचा के उसको और नुमाया करें। तो ऐसा ना करें। अगर गलती हो जाती है, आप कुछ गलत लिख बैठे हैं, तो दोनों अतराफ में ऊपर वाले कॉर्नर्स पे छोटे छोटे क्रॉस लगा दें, ठीक है, छोटा सा क्रॉस ड्रॉ करें। आपकी वो गलती कंसीडर नहीं की जाएगी, आपके उस वर्ड को चेकिंग के दौरान हज़फ कर दिया जाएगा कि यह आपने बाय मिस्टेक लिखा है। तो आप क्रॉस लगा दें। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक लाइन गलत लिख दी है तो आप उस पूरी लाइन के गिर्द ऊपर वाली जानिब 2 क्रॉस लगा दें ताकि उसको कंसीडर ना किया जाए। ये नहीं कि उस पूरी लाइन पर यूं लाइनें फेर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं पेपर को, तो ये नहीं करना आपने। जवाबी कॉपी का कोई भी हिस्सा ना फाड़ें और ना ही इंक रिमूवर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज यूएमसी बन जाएगी। इंक रिमूवर नहीं लेकर जाना, ना ही एमसीक्यूज में आप इंक रिमूवर इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही सब्जेक्टिव टाइप पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आप इंक रिमूवर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर केसेस में तो चेकिंग के दौरान आपकी जब ज्योमेट्री चेक हो रही होती है, इंक रिमूवर जितने भी निकलते हैं वो जो इम्तहानी मराकिज़ में जो अमला होता है वो आपसे इंक रिमूवर पहले से ही ले लेते हैं। तो आपने इंक रिमूवर लेकर ही नहीं जाना। और जवाबी कॉपी का कोई हिस्सा नहीं फाड़ना। जब आपको आंसर शीट मिले और आप देखें कि उसमें कोई सफ़ा आधा फटा है तो आप अपनी आंसर शीट चेंज करवाएं। पहले ही उस पर एक भी लफ्ज लिखने से पहले, उसके ऊपर कोई भी रोल नंबर दर्ज करने से पहले आप अपनी आंसर शीट को चेक करें कि कहीं से कोई सफ़ा फटा तो नहीं हुआ। तो आप उस आंसर शीट को चेंज करवाएं। अगर आपने अपना रोल नंबर लिख दिया तो वो फिर अब आपके खाते में आ गई है, अब वो आपकी आंसर शीट कंसीडर की जाएगी और उसका ब्लेम भी आप पर होगा कि शायद आपने कोई सफ़ा फाड़ा है। तो आपको अगर आंसर शीट मिलती है और उसमें कोई सफ़ा कहीं से फटा हुआ है तो आप अपनी उस आंसर शीट को लाजमी तौर पर चेंज करवाएं, और वो कर देते हैं इजीली। कुछ सफ़ात खाली हैं अगर उसमें, ठीक है, उसमें लाइनें नहीं लगी हुई, तो वो भी आप अपनी आंसर शीट चेंज करवा सकते हैं। लेकिन आपने गलत आंसर शीट पर नहीं लिखना, ना ही कोई ऐसी आंसर शीट यूज़ करनी है जिसका सफ़ा पहले से ही फटा हुआ हो। जवाबी कॉपी पर कवाइफ वाले हिस्से के पिछले सफ़ा पर कोई जवाब तहरीर ना करें, वो ज़ाया हो जाएगा बिल्कुल। पहला सफ़ा जहाँ पर आप अपना कवाइफ, अपना इंट्रोडक्शन, अपना बायोडाटा लिखते हो कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका इम्तिहानी मरकज़
कौन सा है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में लिखते हो, पर्चा कौन सा है, सालाना है, ज़िमनी है, ठीक है, एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, सब्जेक्ट कौन सा है। जहाँ पर आप ये सारा बायोडाटा लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, उसके नीचे एक सीजर बनी होती है और एक लाइन बनी होती है। उस सीजर का और लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ से ये पर्चा काट लिया जाएगा। लिहाजा इसकी बैक साइड पर कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि वो सफ़े का उतना हिस्सा फाड़ लिया जाता है और वहाँ पर एक आरजी नंबर लगा के फिर चेकिंग के लिए आंसर शीट को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो एक कोड लगाया जाता है, आपने उसकी बैक साइड पर कुछ भी नहीं लिखना मुख्तसरन, ठीक है। आप अगर उसकी बैक साइड पर लिखेंगे तो आपकी वो जो लिखी हुई तहरीर है, कोई क्वेश्चन अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो वो ज़ाया हो जाएगा। आप कोशिश करें अगले सफ़ा से लिखें। बोर्ड के रोल नंबर को अल्फाज की सूरत में लाजमी प्रैक्टिस करके या किसी कागज़ पर लिख कर जाएं। जी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि बोर्ड में आपको दो तरह से रोल नंबर लिखने का कहा जाएगा, एक डिजिट्स की फॉर्म में और एक वर्ड्स की फॉर्म में। हिंसों की सूरत में भी लिखने का कहा जाएगा और अल्फाज की सूरत में भी। और अक्सर बच्चों को मुश्किल दरपेश आती है अल्फाज की सूरत में लिखने पे, तो आप अल्फाज की सूरत में लिख कर जाएं, ठीक है। 5,20,822 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसे लिख कर जाना है वर्ड्स की सूरत में या प्रैक्टिस करके जाना है। एक दिन पहले एग्जाम सेंटर लाजमी देख कर आए ताकि फासला और दरकार वक्त का अंदाज़ा हो सके। जी बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर बच्चों को एग्ज़ाम्स वाले दिन अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स का ही नहीं पता होता कि कौन से स्कूल या कॉलेज में उनका सेंटर बना है। तो आप कोशिश करें अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर लाजमी देख कर आएँ, क्योंकि आपके इम्तिहानात शुरू होने से 10-15 दिन पहले ही रोल नंबर स्लिप आपको मिल जाती है। उस पर एग्ज़ाम सेंटर दर्ज होता है कि किस स्कूल में आपका एग्जामिनेशन सेंटर बना है। तो आप उस जगह को लाजमी अपने इम्तिहानात से पहले देख कर आएँ। अदरवाइज़ मुमकिन है कि आपको एग्ज़ाम्स वाले दिन थोड़ी मुश्किल दरपेश हो उस जगह पर पहुंचने में। शायद वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती हो, शायद उस जगह में जाने में ज़्यादा वक्त दरकार हो। तो आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को लाजमी देख कर आएँ ताकि वक्त और फासले का तयन हो सके कि उस जगह पहुंचने में कितना वक्त दरकार होगा और कितना फासला तय करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप अपने घर से निकलें, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम होता है आधा घंटा पहले। अगर सुबह के टाइम है आपका तो डेफिनेटली 8 बजे आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना होगा, वो रिपोर्टिंग टाइम है। और ठीक 8:30 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। और आप इसी तरह कोशिश करें कि 5-10 मिनट पहले ही पहुँचें ताकि आप ख़ुद को जाके वहाँ पर रिलैक्स कर सकें। अगर आप अपने इम्तिहानी सेंटर्स में देर से पहुँचेंगे, वो में भी अलाउ तो कर दें आपको, लेकिन आप घबराए में होंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको अपने पेपर में भी नज़र आएगा। जब आप पीछे इतनी मुश्किल से गुज़र कर आए हैं, ठीक है, आपको एग्ज़ाम सेंटर का ही नहीं पता था, आपको उस पॉइंट का ही नहीं पता था कि कहाँ आपने पहुँचना है, और आप इतने खज्जल ख्वार होकर फिर पहुँचे हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, तो डेफिनेटली उसका फिर आपके पेपर पे भी असरात आएंगे। तो आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम सेंटर को पहले से ही देख कर जाएँ, ठीक है, 2-4 दिन पहले देखें ताकि आप ठीक अपने मुकर्ररा वक्त पे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच के ख़ुद को कंपोज करके अच्छे अंदाज में पेपर करना शुरू करें। स्टूडेंट्स, आखिरी 2 पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट हैं क्योंकि ये आपकी सेहत से रिलेट करते हैं। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अक्सर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इम्तिहानात की टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वक्त पर खाना नहीं खाते, अच्छी नींद नहीं लेते, सोते ही नहीं है कि रात को पढ़ना है, सुबह पेपर अटैम्प्ट करना है, खाना पीना भी छोड़ा होता है। देखिए, आप मुझे ज़रा बताएं कि एक इंसान सारे दिन का थका हारा या किसी दिन बहुत ज़्यादा काम करके उसकी बॉडी फुली एग्जॉस्ट कर जाए और जब वो घर आए तो क्या उसका किसी भी काम करने को
दिल करता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल इसी तरह से है, इट्स अ मशीन एंड यू नीड टू फीड इट। आपको इसको ब्रेक देना चाहिए, आपको इसको फीड करना चाहिए, आपको इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए। ओनली देन दैट मशीन विल वर्क एंड परफॉर्म वेल। अदरवाइज आपके हाथों से आपकी ज़ात, आपके पेपर वाले दिन और आपका पेपर दोनों ही निकलते जाएंगे। तो आपने दोनों का ख्याल रखना है और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना ख्याल रखें। जान है तो जहान है। आपने एग्ज़ाम्स से एक दिन पहले 7 से 8 घंटे लाजमी सोना है। प्रॉपर आपने अपनी नींद पूरी करनी है, फिर ताकि अगले दिन आप अपनी इम्तिहान में गनूदगी का शिकार ना हो। आप देखें, एक इंसान जिसकी नींद पूरी ना हुई हो वो कितना चिड़चिड़ा होता है, या उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। जब फुल नींद आई हो, कोई काम करने को दिल करता है? या आपका दिमाग सही एक्टिवली काम करता है? नहीं करता। तो इसी तरह आपने पेपर में जाने से पहले अपनी नींद लाजमी पूरी करके जाना है, ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। सिमिलरली लास्ट पॉइंट कि आपने खाना वक्त पर खाया करना है। पेपर्स में खाना पीना नहीं छोड़ना, बल्कि कोशिश करें कि आप अपने इम्तिहानी मरकज़ में भी कोई जूस अपने साथ लेकर जा सकते हैं बॉटल में। ठीक है, आप पानी की बोतल तो डेफिनेटली आपको मैं लाजमी सजेस्ट करूँगा कि लेकर जाएं। नो डाउट वहाँ पर कूलर्स होते हैं, वाटर कूलर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर उठकर जाना, फिर पानी पीना, 5 से 10 मिनट तो उसमें भी ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर नहीं है कि आप अपनी पानी की बोतल खुद अपने साथ लेकर जाएं, ताकि आपको जगह से उठकर जाने में जो वक्त दरकार है वो वक्त आप अपने पेपर को दें और आप अपने ही पानी की बोतल से पानी पिएं। तो आप जूस भी लेकर जा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप कोई इम्तिहानी मरकज़ में जाने से पहले कोई स्नैक्स वगैरह, कोई बिस्किट वगैरह, ठीक है, लेकर जाएं।